यूपीएससी 2026 ने ये मिथ ब्रेक कर दिया, जिस टाइप का वो पेपर था, कि आप करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन से या फिर ईयरली कंपाइलेशन से करंट अफेयर्स को सॉल्व कर सकते हो। जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूपीएससी अब बना रहा है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन से, एक चीज़ तो क्लियर है कि मैगजीन्स विल नॉट प्रोवाइड एनी कंक्रीट सॉल्यूशन टू यू। इट विल ओनली इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट यू कि आपने करंट अफेयर्स कर लिया है, बट पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पेपर में क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होंगे? बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है न्यूज़पेपर से, यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है पीआईबी से। कैसे बनाता है वो अभी हम समझते हैं, और किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को रीड करना है वो मैं अभी आपको इलस्ट्रेट करके बताता हूँ। आज इस वीडियो का गोल रहने वाला है कि हम न्यूज़पेपर को, द हिंदू आप पढ़ रहे हो, द इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से आपको वो रीड करना है ताकि आप प्रीलिम्स में बेटर पोजीशन में अपने कॉम्पिटिटर से, आफ्टर जब हमारा ये टाइम ड्यूरेशन प्रीलिम्स की आ जाएगी, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन देन योर peers और कॉम्पिटिटर्स as far as this newspaper, the current affairs or the static aspect of your preparation is concerned. Because अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो धीरे 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 यू कीप रिवाइजिंग योर स्टैटिक ऑल्सो, बट वी often ignore newspaper, which is one of the most essential element of this preparation. 30% of your preparation happens अगर आप डेली न्यूज़पेपर इफेक्टिवली 1 से 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ आज का न्यूज़पेपर 7 अगस्त 2026 में ये एक आर्टिकल और आई वुड से न्यूज़ आइटम गिवन है, डीएमके सेट इट्स टर्म टू बैक डीलिमिटेशन बिल। इस पूरे न्यूज़ पीस को पढ़ने के बाद मुझे इसके अंदर कुछ भी रेलेवेंट आइटम नहीं लगी कि मैं उसमें मेंस के लिए निकाल सकूं या प्रीलिम्स से निकाल सकूं, बट मुझे पता है डीलिमिटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो वाई नॉट मैं अभी डिलिमिटेशन कमीशन को रिवाइज कर लूँ। इससे मेरा स्टैटिक पे कमांड और स्ट्रॉन्ग होगी। एट द एंड ऑफ द डे देखो, करंट अफेयर्स मैटर करते हैं, बट स्टैटिक, यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है तो स्टैटिक और करंट का बैलेंस होता है। यूपीएससी ने 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा अबाउट डिलिमिटेशन। अब वो एक स्टेप और आगे जाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन के पे वो क्वेश्चन पूछ सकती है। और लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन का चैप्टर है, सो वाई नॉट मैं अभी रिवाइज कर लूँ। क्यों प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को मैं आइसोलेटेड रखता हूँ, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ते हैं ना। बिकॉज प्रीलिम्स का नेचर भी इस तरीके से हो रहा है। क्यों हमारा प्रीलिम्स इतनी मेहनत करने के बाद भी क्लियर नहीं होता? बिकॉज हम ट्रेडिशनल चीज़ें ही करते हुए आ रहे हैं, खुद हार्डवर्क नहीं करते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पीआईबी नहीं पढ़ते, शॉर्ट फिक्सेस लाइक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, योर वन शॉट वीडियोस ऑफ करंट अफेयर्स, उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। बट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू कि आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, डेली रीडिंग करो, बट हम वो चीज़ नहीं करते। देयरफॉर वी कीप रनिंग इन दिस स्पाइरल ऑफ प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, है ना। अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है तो प्लीज़ डू योर हार्ड वर्क, नेसेसरी हार्ड वर्क ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। लेट्स सी, अभी ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड आर्टिकल था। लेट्स रिवाइज द डिलिमिटेशन कमीशन। सो डिलिमिटेशन कमीशन हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज प्रीलिम्स में उसकी रेलेवेंस है। सो आर्टिकल 82 and art 170 give you the context about रीड्राइंग नेशनल बाउंड्रीज। अगर मेंस में भी कभी ये टॉपिक आता है डिलिमिटेशन से रिलेटेड, सो आई विल स्टार्ट माय आंसर फ्रॉम दीज टू आर्टिकल्स, इजंट इट, टू गिव द impression to examiner कि भाई आई हैव academic knowledge. So this about the constitutional articles about redrawing the constitutional boundaries. What about the delimitation commission? We know it is a statutory body and quasi judicial, स्टेचुटरी एंड क्वासी जुडिशियल, ये लक्ष्मीकांत में पॉइंट गिवन है। इट इज एन स्टेचुटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
राइट, इन कोलेबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कंपोजिशन की बात करूं सर, इलेक्शन कमीशन में कुछ मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, इट्स सीईसी, इफ नॉट सीईसी तो इलेक्शन कमिश्नर, नॉमिनेटेड बाय द सीईसी, राइट। एंड चेयरपर्सन जो होते हैं इसमें, सर्विंग और योर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। यह हमें याद रखना है। इसके एक और मेंबर कौन होते हैं, सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय सीईसी। जिस स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है, लेट सपोज यूपी में हो रहा है, तो यूपी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट ईसी, वो भी इसके मेंबर होंगे, एंड कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। प्लस इसमें एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं। अब एसोसिएट मेंबर्स में वो एमपीज और एमएलएस जिस स्टेट के अंदर डिलिमिटेशन हो रहा है, एमपीज और एमएलएस। बट इन एसोसिएट मेंबर्स के पास कोई राइट टू वोट नहीं होता, नो राइट टू वोट। प्लस they do not sign the final orders, right? And about powers, if we talk about the powers of delimitation commission, so we know it's a very powerful body. इसके orders final है, इसके orders final है, ठीक है, फाइनल है, एंड दे हैव दिस फोर्स ऑफ लॉ। एक चीज हमें ये याद रखनी है। एंड इसके ऑर्डर, इट्स लाइक नो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल टू द ऑर्डर्स ऑफ दिस डिलिमिटेशन कमीशन, can't be challenged in court of law, cannot be challenged in court of law. द ऑर्डर्स जब ये पार्लियामेंट में प्लेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट उसको अल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। नो, नॉट अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट। तो इट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट। अभी तक हमारे यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि हाउ मेनी टाइम्स द डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। सो 4 टाइम्स, लास्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2002 में, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब आपका होमवर्क रहेगा, यू प्लीज रीड अबाउट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, एंड योर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो दैट्स हाउ यू रीड एन आर्टिकल। इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी नहीं था, बट एक सीरियस एस्पिरेंट जिसको सिलेबस की प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, वो एक आर्टिकल जिसमें कुछ भी नहीं था उसमें वो डिलिमिटेशन कमीशन को रिवाइज करेगा ताकि उसका स्टैटिक का कंटेंट और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, एंड इससे उसका मेंस का इंट्रोडक्शन भी बन गया। आर्टिकल 82 170 वो रिवाइज करता रहेगा इसी चीज़ को। तो जो टॉपर्स हैं, जिनके आपने आंसर शीट देख रहे होंगे अभी मेंस के लिए, उनको बहुत क्विकली पॉइंट्स ध्यान आ जाते हैं, बिकॉज दे कीप ब्रेनस्टॉर्म such things again and again, right? So newspaper provide you this type of, so newspaper helps you in brainstorming the things in advanced, right? So please read your newspaper correctly. Now अभी हम बात करते हैं this Strait of Hormuz की। Again second news item, proposed deal will give Iran control of inbound strait traffic। अभी तक ये proposed deal ही है, बट इसमें पूरी आर्टिकल, पूरे न्यूज़ आइटम को रीड करने के बाद इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिखा। बट मुझे पता है कि मैपिंग में, वेस्ट एशिया मैपिंग
यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स आएगा 3 महीने 4 महीने पहले मैंने स्टूडेंट की टेंडेंसी देखी है, वो मैपिंग की मैराथन वीडियो ज़रूर देखते हैं, बिकॉज वो पहले से रिसर्च नहीं करते। आप रिवीजन के लिए देख सकते हो, आप रिवीजन के लिए बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन जो ये टाइम है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का, अपने कॉम्पिटिटर्स पे एक एज बनाने का, उस टाइम पे अगर आप रिसर्च कर लो, अच्छे से न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, अच्छे से पीआईबी पढ़ लो, तो आपको एक एज मिलने वाला है। अभी से मैपिंग क्रिएट करो ना, अभी से मैपिंग प्रिपेयर करो, अभी से मैपिंग के नोट्स बनाओ। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज इन न्यूज ड्यू टू दिस ईरान इजराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट। तो उस पर एक प्रपोज डील है विद बिटवीन ईरान एंड ओमान, बट अभी ये डील फाइनल नहीं है। जब ये फाइनल होगा तो हम इसको देख लेंगे फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। बट अभी तो मुझे इससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन, ज्योग्राफी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास आइलैंड, किस किस को ये स्टेट कनेक्ट करती है, इनके आइलैंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक बार देख। सो ये मैप है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। ओके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमें पता लग रहा है कि इट इज़ कनेक्टिंग दिस पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, राइट, दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ फॉर प्रीलिम्स। एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज बॉर्डर्ड बाय, इट इज बॉर्डर्ड बाय ईरान एंड ओमान। देखो यहाँ मैप में ईरान एंड ओमान, ओमान का ये मुसंदम पेनिनसुला है। सो इट इज बॉर्डर्ड बाय ईरान एंड ओमान। ओमान में दिस मुसंदम पेनिनसुला। सो मेरे मैपिंग से रिलेटेड ये प्रिपेयर हो गया। अबाउट दिस मुसंदम पेनिनसुला कहाँ है, स्टेट ऑफ हॉर्मस इज कनेक्टिंग दिस पर्शियन गल्फ विथ गल्फ ऑफ ओमान। तो हमें ये ध्यान रखना है। सो ओनली टू कंट्रीज ईरान एंड ओमान, यूएई इसमें लाई नहीं करती है। एंड अगर मैं मेंस के लिए बताऊं अबाउट दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या ये फैक्ट आपने कई जगह देखा होगा कि 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम एंड 25% ऑफ ग्लोबल एलएनजी का ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो इट्स अ ग्लोबल चौक पॉइंट, इट इज़ अ ग्लोबल चौक पॉइंट। प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट। तो ये मेरे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम प्रीलिम्स में इसमें बात करें अबाउट प्रीलिम्स, यूपीएससी का फोकस कहाँ रह सकता है, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो आइलैंड्स, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो आइलैंड है, ये यूपीएससी का फोकस रह सकता है। वो हमसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करा सकता है। कोई आइलैंड दे देगा मैच द फॉलोइंग में, और वो पूछेगा कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इसके साथ सो वो हमें हेल्प करेगा अबाउट एलिमिनेशन। जैसे ये कैशमा आइलैंड है, कैशमा आइलैंड इस रीजन का सबसे बड़ा आइलैंड है पर्शियन गल्फ का। दिस आइलैंड ऑफ कैशमा इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ दिस पर्शियन गल्फ। यहाँ पर एक है हॉर्मुज आइलैंड, वी हैव दिस हॉर्मुज आइलैंड रहा है, दिस हॉर्मुज आइलैंड। यहाँ एक आइलैंड है लरक आइलैंड, ठीक है, यहाँ एक लरक आइलैंड, यहाँ कहीं है अबू मूसा। ये कन्फ्लिक्ट है बिटवीन दिस ईरान एंड यूएई। वी हैव दिस ग्रेट तुनब आइलैंड, यहाँ कहीं हमारा ग्रेट तुनब आइलैंड है। किश आइलैंड हो गया, लवन आइलैंड हो गया, कैशम हो गया, हॉर्मुस हो गया, लरक हो गया, ग्रेट तुनब हो गया, इधर लेसर तुनब है। अगेन अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रोल्ड बाय द ईरान एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूएई। सो हमने ये देखा अबाउट दिस कैशम आइलैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ, दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुस, दिस ईस्ट वर्ड्स ऑफ कैशम आइलैंड, लरक आइलैंड देख लिया हेयर, एंड आई थिंक दिस आइलैंड इज नोन एज हैंगम आइलैंड। सो ये आइलैंड हमने प्रिपेयर कर लेने हैं।
सो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमने ऐसे प्रिपेयर किया कि इसकी लोकेशन देखी, ज्योग्राफी, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ सकता है, और उसके कुछ की आइलैंड्स जो इम्पोर्टेंट थे। सो इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था। नाउ मूव on to the next news item, which is very important. Hero stone found in Karnataka sheds light on last day of Hoysala dynasty. एक इंस्क्रिप्शन मिला जिससे होसला डायनेस्टी के लास्ट रूलर को की टाइमलाइन को हम पता कर सकते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च पर्पसेस। अभी वो डिस्कशन उस पर चल रहा है, कुछ कंक्लूसिव नहीं है, बट इसमें हमें ध्यान रखना है एक टर्म अबाउट दिस वीरागल्लू। वीरागल्लू ये ध्यान रखना है अबाउट, ये है होता है हीरो स्टोन। यानी होसला के जो रूलर्स होते थे उनको प्रोटेक्ट करते थे बॉडीगार्ड्स। ठीक है, उन बॉडीगार्ड्स की मेमोरी में स्टोन को गाड़ दिया जाता था, उसी को कहा जाता है वीरागल्लो। इट्स अ फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो इतना याद रखना है। बट मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आई विल रिवाइज द होसला डायनेस्टी, आई विल रिवाइज दिस होसला डायनेस्टी। मिडिवल टाइम्स की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है एंड सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वो भी हम प्रीलिम्स में प्रिपेयर करते हैं, तो वाई नॉट मैं उसको अभी रिवाइज कर लूँ। इनका आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेलाइट पैटर्न, द सोप स्टोन टेक्निक, राइट। तो वो सब मुझे अभी प्रिपेयर कर लेनी है, वो मुझे अभी रिवाइज कर लेनी है। एनी हाउ आई विल रिवाइज दिस अगेन इन द प्रीलिम्स, वाई नॉट इंक्रीज माई रिटेंशन कैपेसिटी मोर बाय रिवाइजिंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। सो अगर होसलास की हम बात करें, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। होसलास वर द फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। यह हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। मॉडर्न डे कर्नाटका में ये रूलर्स हमें मिलते हैं, कर्नाटका। ठीक है, एंड डिफरेंट कैपिटल्स दे हैड डिफरेंट कैपिटल्स। बेलूर का हमें नाम ध्यान रखते रहता है, हेलोबिडू, यू मस्ट हैव हर्ड दिस हेलोबिडू, जिसको हम द्वार समुद्र भी कहते हैं। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। यूपीएससी हिस्ट्री में इस तरह के ज्योग्राफिक नाम देगा, आपको हेलोबिडू नहीं देगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इससे क्वेश्चन आते हैं। सो मोस्टली तो इसकी ये दो ही कैपिटल हैं, बेलूर एंड हेलाबिडू। इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें अबाउट होसलास, इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर है, नॉट द फाउंडर, फाउंडर वाज समवन एल्स, विष्णुवर्धन। इनका दूसरा नाम बिट्टी देव भी हुआ करता था। वाई दिस रूलर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही डिफीटेड चोलास एट बैटल ऑफ तलाकड़ 1116 CE में। he defeated Cholas in battle of Talakad. Earlier he was follower of Jainism, later under the influence of Ramanujacharya he adopted Vaishnavism. So Vishnuvardhan is important because his name is associated with Ramanujacharya. ठीक है, so he became a Vaishnavite follower अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजाचार्य। तो इनके बारे में हमें ये ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट रूलर हमें ध्यान रखना है, वीर बल्लला। एक्चुअली देर आर 3 वीर बल्ललास, पर हमें वीर बल्लला 3 ध्यान रखना है बिकॉज ही वॉज द लास्ट रूलर, लास्ट मेजर रूलर, एंड ही फॉट अगेंस्ट मलिक कफूर, द अलाउद्दीन खिलजी सोल्जर। इसमें एक फैक्ट ध्यान रखना है, फॉट
अगेंस्ट मलिक कफूर। सो हौसला में हमने वीरगल्लू समझा, these आर द हीरो स्टोन्स, जो किंग के बॉडीगार्ड्स होते थे, उनकी मेमोरीज में इंस्क्राइब किए जाते थे। हौसला डायनेस्टी को हमने देखा, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यास एंड टुडेज मॉडर्न डे कर्नाटका, जो कैपिटल थी बेलूर एंड हेलेबिडो। वेरी इंपॉर्टेंट हौसलास रूलर्स वर विष्णुवर्धन, who defeated Chola at Battle of Talakad, and under the influence of Ramanujacharya, he adopted Vaishnavism. Then Veer Ballala Thiri, he was the last major ruler and he fought against Malik Kafur. And Hosla ruler का decline हुआ through this repeated attacks of Delhi Sultanate rulers, right? Delhi Sultanate invasions, and and they eventually absorbed into the Vijayanagar Empire. विजयनगर एम्पायर के अंदर देवर एब्जॉर्ब्ड। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। सॉप स्टोन टेक्निक, जिसकी वजह से इंट्रिकेट कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे इनके आर्किटेक्चर में। प्लस एक चीज और है, स्टिलेट पैटर्न। दिस स्टार शेप्ड पैटर्न, ये हमें ध्यान रखना है। एंड इनके टेम्पल्स, दिस जगत रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, temples are constructed over this jagati, these are the raised platform। एक चीज ये थी। एंड 2023 में ही sacred ensembles of Hosalas, this sacred ensembles of Hosalas were incorporated in UNESCO World Heritage Site, very important, UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो हम इसको केयरफुली देखेंगे, ठीक है। सो दिस sacred ensembles of Hosalas were incorporated in 2023, रिमेंबर दिस ईयर। इस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछने लगा है। सो दिस नेशनल हैंडलूम डे न्यूज़ is important. It was important since 2015 because government started celebrating this day right from 2015. UPSC asked this question in 2023. उन्होंने असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया था ऑन दिस नेशनल हैंडलूम डे। उन्होंने एक डेट दी थी एंड वाई वी आर सेलिब्रेटिंग, उसका एक रीज़न यूपीएससी ने पूछा था। अभी हमें याद रखना है कि 7 अगस्त 1905 को हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑन 7 अगस्त 1905 को ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये 7 अगस्त हमें ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया यूथ को कि आप गेट रेडी विद मी की वीडियोस बना रहे हो तो प्लीज़ ऐड द हैंडलूम, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू पॉपुलर दिस ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ आर्स। इट इज़ गिविंग दिस हैंडलूम प्रोडक्ट्स गिव्स एम्प्लॉयमेंट मोस्टली टू द वुमेन, सो दिस सेक्टर इज इम्पोर्टेंट। सो हमें बस इसमें यही ध्यान रखना है कि 7 अगस्त 1905 नेशनल हैंडलूम डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन। ये यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, डेज पे यूपीएससी रिपीटेडली अब क्वेश्चन बना रहा है। तो यार हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है डेट इज रिलेटेड साइंस एंड टेक। अग्नि 4 का मीडियम रेंज बैलिस्टिक टेस्ट मिसाइल, इसका टेस्ट फायर हुआ फ्रॉम ओडिशा में वी हैव दिस फैसिलिटी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चंदीपुर। यहाँ से हमारी डीआरडीओ टेस्ट करता है। अग्नि 4 इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड, बट इस न्यूज़ में तो इतना ही है, बट हमें थोड़ा डीप डाउन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा डिग करना पड़ेगा एंड देखते हैं थोड़ा इंडिया के पूरा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। जब हम प्रीलिम्स की क्लासेस आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे IGMDP को, एक एक मिसाइल को समझेंगे, बैलिस्टिक क्रूज को समझेंगे। अभी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं ताकि हम प्रीलिम्स के टच में रह सकें। ओके, सो दिस अग्नि 4, पूरा अग्नि को रिवाइज करते हैं। वी हैव अग्नि 1 2 3 4 5 एंड अग्नि P, राइट। अग्नि 5 तो हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो
यू मस्ट हैव रेड दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम एक एक्रोनिम के थ्रू याद रखते हैं, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, है ना। डीआरडीओ का मिशन था। सो पहले अग्नि की बात करते हैं, अग्नि मिसाइल सीरीज की। दिस अग्नि मिसाइल सीरीज, राइट, सो इज डेवलप्ड बाय दिस डीआरडीओ, वी नो, वी ऑल नो, राइट, अंडर दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, पढ़ते ना, इसको हम याद करने का तरीका है, दैट इज पृथ्वी, वी हैव अग्नि, वी हैव त्रिशूल, वी हैव नाग, वी हैव आकाश। जब हम प्रीलिम्स के लेक्चर देख रहे होंगे, जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो हम इन एक एक मिसाइल को कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट दिस अग्नि। अग्नि के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि अग्नि इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं, क्रूज मिसाइल्स कौन कौन सी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी इंटरेस्टेड रहता है इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे, और प्रीलिम्स में यूपीएससी रिपीटेडली कई बार आप देखोगे पिछले 10 ईयर के पीवाईक्यू को, आपको डिफेंस में क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो दिस इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल एंड बैलिस्टिक देखते हैं अभी ब्रीफली, बैलिस्टिक और क्रूज में डिफरेंस क्या होता है। अग्नि यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट, ये आपको याद रखना है। इट यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट एंड ऑपरेशंस में जो हैं अभी तक हमारे अग्नि 1 टू अग्नि 5 हैं। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक इट्स अंडर ऑपरेशन, ठीक है। वी हैव अग्नि 1, वी हैव अग्नि 2, वी हैव अग्नि 3, वी हैव अग्नि 4, वी हैव अग्नि 5। रिमेंबर कि अग्नि 5 जो है बॉस, इट्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपको याद रखना है। अग्नि 5 इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड इसकी रेंज अराउंड 1500 से 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, ये हमें ध्यान रखना है। नो सॉरी, यस, अग्नि 5 इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज नॉट 35,000 टू 400, इट्स इसकी रेंज जो है अराउंड 5000 प्लस, 35,000 से ले 3500 से लेके 4000 की रेंज, दैट्स अग्नि 4। अग्नि 4 और अग्नि 5 का अगर थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं, इट इज़ अ 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल। जैसे पहले ही बताया कि अग्नि में सॉलिड फ्यूल यूज होता है, बट अग्नि 5 इट इज़ अ 3 स्टेज, इट इज़ अ 3 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। रेंज इसकी 5000 प्लस किलोमीटर है एंड इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एंड इसमें एक चीज़ और है, कैनिस्टराइज टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है फॉर रैपिड रेस्पॉन्स एंड हार्डवेयर प्रोटेक्शन। डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना जान लो। एंड अग्नि पी, इट्स लाइक मॉडर्न वर्जन ऑफ अग्नि 1 एंड अग्नि 2। अग्नि 1 जो थी सिंगल स्टेज थी, अग्नि 2 इज 2 स्टेज। अगर यहाँ बैलिस्टिक और क्रूज का थोड़ा ब्रीफली देखें, बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज, क्रूज मिसाइल का हमें एग्जांपल पता है, वेरी फेमस, ब्रह्मोस, आवर निर्भया,
एंड द स्काल्प मिसाइल विच इंडिया यूज इन ऑपरेशन सिंदूर। ओके, इनके एग्जांपल्स बैलिस्टिक कौन कौन से हैं, क्रूज कौन कौन से हैं प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस दिस इन आवर प्रीलिम्स क्लासेस। अगर बैलिस्टिक की बात की जाए तो इट फॉलोज, वी ऑल नो कि इट फॉलोज, यूपीएससी ने बैलिस्टिक और क्रूज के बीच का डिफरेंस, जो टेक्निकल डिफरेंस है, वो प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। फॉलोज पैराबोलिक और प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, वेरी फेमस डिफरेंस। इट फॉलोज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है एंड देन वापस आता है, उसकी इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री रहती है। री एंट्री करता है वो अंडर ग्रेविटी, और इसको जो पावर चाहिए होती है ओनली ड्यूरिंग इनिशियल फेज, पावर्ड ओनली ड्यूरिंग इनिशियल फेज। बूस्टिंग के टाइम पे उसको बूस्टिंग के टाइम पे उसको पावर की नीड होती है। एंड अबाउट दिस क्रूज, continuous power is needed through its flight, powered throughout flight, ये ध्यान रखना है। जेट इंजन इसमें यूज होते हैं, और अबाउट क्रूज इज लोअर एल्टीट्यूड में, इट फ्लाइज एट लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, जबकि बैलिस्टिक फ्लाइज एट हायर एल्टीट्यूड। सो ये चीज़ें हैं अबाउट दिस बैलिस्टिक एंड क्रूज। कैनिस्टराइजेशन की अगर बात करें तो इट्स एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये आपके हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है और लॉन्चेस को वेरी क्विक कर देता है। तो अग्नि 5 एंड अग्नि पी के अंदर वी आर यूजिंग दिस कैनिस्टराइजेशन टेक्नोलॉजी। मिसाइल्स को भी स्टोर्ड इन अ सील्ड क्लाइमेट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ओके। एंड एक टर्म होती है दिस MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जो हम अग्नि 5 के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसको भी इलेबोरेटिवली देखेंगे ड्यूरिंग आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो इसमें हम मल्टीपल वॉरहेड्स का यूज़ करते हैं, और ये वॉरहेड्स इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि वो डिस्टिंक्ट टारगेट्स को, इट विल अटैक डिस्टिंक्ट टारगेट कैप्ट एट अ डिस्टिंक्ट लोकेशन। So this is very advanced technology we are using in Agni 5 multiple independent re-entry vehicle। अग्नि 5 के अंडर मिशन दिव्यास्त्र, हम इसको मिशन दिव्यास्त्र इसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, MI दिव्यास्त्र, वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस मल्टीपल independently targetable re-entry vehicle। So single missile to carry multiple nuclear warheads, single missile to carry multiple nuclear warheads, and each capable of hitting distinct targets kept at a distinct location, okay, separate targets independently उसको वो अटैक कर सकता है। अब इंडिया is among few countries who has such technologies। अब वो कंट्रीज जिनके पास MIRV है, इट इज़ US, इट इज़ रशिया, इट इज़ चाइना, फ्रांस, UK एंड दिस इंडिया, राइट। तो ये हमें, इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। नाउ दिस आर्टिकल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, in this article there is nothing I found relevant for your prelims, there is nothing in this article I found relevant for your mains examination, but still I found this Commonwealth Games important for your prelims examination। Why Commonwealth Games are important? अभी
कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड हुए एंड इंडिया गॉट 4th रैंकिंग। एंड कॉमनवेल्थ के साथ और भी इश्यूज क्रिएट हुए, लाइक विक्टोरिया को इसको ऑर्गेनाइज कराना था रिसेंट एडिशन जिसमें इंडिया की 4th रैंक आई, बट विक्टोरिया ने मना कर दिया ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड ग्लासगो को फाइनली वो ऑर्गेनाइज कराना पड़ा। अब ग्लासगो ने जो ऑर्गेनाइज करा उस इवेंट को स्केल डाउन कर दिया, उसमें से कुछ की स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे उसको हटा दिया, रेसलिंग हटा दिया था उसमें, इंडिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, रेसलिंग से इंडिया के बहुत ज़्यादा मेडल आते हैं। इन्होंने उसमें से जिस शूटिंग हटा दिया, शूटिंग में कॉमनवेल्थ में इंडिया के सबसे ज़्यादा मेडल आते थे वो हटा दिया। डिस्पाइट इंडिया परफॉर्म्ड वेरी वेल, इंडिया गॉट दिस 4th रैंक, इंडिया गॉट 39 मेडल्स। सो गवर्नमेंट क्लेमिंग के वाई इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन कॉमनवेल्थ बिकॉज ऑफ दिस खेलो इंडिया स्कीम, और खेलो इंडिया हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर बिकॉज गवर्नमेंट ने उसमें चेंजेस करे हैं, अभी उसका एलोकेशन को इंक्रीज किया है, उसमें एक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट ऐड किया है। दो खेलो इंडिया स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बट उसमें एक कंपोनेंट ऐड कर दिया जिसमें वो स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे विद दिस 500 करोड़ कॉर्पस। ये अभी न्यूज में चल रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स अगेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंटेनरी सेलिब्रेशन जो कॉमनवेल्थ गेम्स की होने वाली है वो अहमदाबाद में होगा। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो होस्ट करने वाला है इट विल बी इंडिया। इंडिया विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स सेंटेनरी सेलिब्रेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम 1930। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो अहमदाबाद में होने वाले हैं। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अभी हम कॉमनवेल्थ को देखते हैं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और अबाउट दिस रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एट कॉमनवेल्थ। इस आर्टिकल में कुछ नहीं था, हम अपने पास से इसको हम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस CWG होना चाहिए बेसिक प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन लंदन यूके। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एवरी 4 ईयर कॉमनवेल्थ गेम होता है, ठीक है। इट इज़ ए यूनिक फीचर इसका ये है कि पैरा स्पोर्ट्स प्लस एबल बॉडीड इवेंट्स का इंटीग्रेशन होता है, राइट। सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी इंक्लूसिव इवेंट। एथलीट्स जो इसमें आते हैं दे रिप्रेजेंट मेंबर कंट्रीज लाइक इंडिया का कंटिजेंट होगा, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ सम कंट्रीज बी इट फ्रांस यूके वो पार्टिसिपेट करती हैं एंड क्राउन डिपेंडेंसीज। सो अराउंड 74 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हमने अभी देखा कि 1930 में इसका फर्स्ट गेम हुआ था। जब इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम बाद में पड़ा, इसका नेम ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था। 1930 में इसका फर्स्ट एडिशन था। इंडिया ने उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया ने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था 1934 में। ये भी हमें ध्यान रखना है, यूपीएससी प्रीलिम्स में ट्रैप सेट कर सकता है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट गेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930, so that would be a wrong statement. India participated in 1934, ये आपको ध्यान रखना है। अर्लियर इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था एंड 1978 में इसका नाम को हमने चेंज कर दिया दिस कॉमनवेल्थ गेम्स, दिस नेम चेंज, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हेडक्वार्टर लंदन एवरी 4 ईयर एंड पैरा स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद दिस एबल बॉडीड इवेंट। एथलीट्स में मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ओवरसीज 101 मेडल्स हैं इंडिया के, सेकंड रैंक थी दिस इन दिस इवेंट। फर्स्ट आई थिंक इटली की थी, इंडिया की सेकंड रैंक थी। सो 101 मेडल्स,
इन दिस ईयर्स एडिशन, अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ, इंडिया की मेडल्स है 39। ठीक है, दो इवेंट जो था इस बार का वो स्केल्ड डाउन डाउन था, ये भी हमें फैक्टर कंसिडर करना है। 2026 का इवेंट कहाँ हुआ? दैट हैपेंड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इनिशियली इसको विक्टोरिया को ऑर्गेनाइज कराना था नाउ, बट ग्लासगो ने कराया। सिर्फ ओनली 11 स्पोर्ट्स को इन्होंने इसमें रखा, स्केल डाउन कर दिया। इंडिया के जो की इवेंट्स थे लाइक दिस रेसलिंग, शूटिंग, वो इसमें से हटा दिया था इस बार के एडिशन में। एंड जब इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगा इसको तो वी विल इंट्रोड्यूस दीज इवेंट्स। सो अभी 2026 की अगर बात करें, 2026 CWG ओरिजिनली तो होस्ट कराना था विक्टोरिया ऑस्ट्रिया को, बट वो नहीं करा पाया ड्यू टू द फंडिंग इशू, द बजटरी कंसर्न्स। बट नाउ ऑर्गेनाइज किसने करा है साहब? स्कॉटलैंड, आई मीन ग्लासगो, ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। एंड इंडिया के 39 मेडल्स हमने देख लिए इसमें। और ये आपको पता चल गया कि इंडिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स, ध्यान रखना, बॉक्सिंग से आए दिस ईयर। इंडिया के मेडल्स बॉक्सिंग से, अर्लियर इंडिया के मेडल्स मोस्टली दिस शूटिंग से आते थे। सो इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही, फोर्थ इन मेडल टेबल, 39 मेडल्स, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। मोस्टली इंडिया के जो मेडल्स आए वो आए बॉक्सिंग से। एंड दिस खेलो इंडिया का जो स्कीम है वो हमने अभी लास्ट डिस्कशन में भी इसको डिस्कस किया था। कोई अच्छा आर्टिकल आएगा तो हम और उसको अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। नाउ दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स के RBI टैक्स टाटा सन्स NBFC UL प्रेशर माउंट्स फॉर लिस्टिंग। अब NBFC का 4 टियर्ड क्लासिफिकेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 4 टियर्ड क्लासिफिकेशन RBI करता है, जिसमें टाटा सन को NBFC UL कैटेगरी यानी अपर लेयर की कैटेगरी में RBI ने डाला है। तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि ये ऐड कौन करता है? RBI। NBFC UL की लिस्ट एवरी ईयर निकाली जाती है। अब इससे क्या होगा, रेगुलेटरी नॉर्म्स थोड़े स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। एंड टाटा सन्स को, टाटा सन्स NBFC को लिस्ट होना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो एक ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है इसमें फॉर प्रीलिम्स। एंड NBFC का दिस 4 tier classification where RBI categorizes NBFCs into this base layer, middle layer, upper layer and top layer. एंड दिस UL का क्लासिफिकेशन RBI एनुअली करता है। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल के अंदर NBFC, जिस पे UPSC पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, उसका स्टैटिक इंफॉर्मेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट, NBFCs हमें पता है कि इट कम्स अंडर कंपनीज एक्ट, नॉट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यही UPSC खेल करता है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, पहला ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है NBFC से रिलेटेड। और NBFC अकॉर्डिंग टू RBI कब कब एक NBFC कहलाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहती है? कोई कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कब कहलाएगी? तो उसका पहला क्राइटेरिया होता है अगर उसकी फाइनेंशियल एसेट्स, इट इज मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। राइट, सेकंड होता है अगर उसकी इनकम इट्स फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, income from financial assets, it's more than 50% of its
gross income. Then an NBFC will be qualified as, then a company will be qualified as NBFC, right? और NBFC कौन कौन नहीं होती? कांट बी एन NBFC. ये हमने प्रीलिम्स में स्टैटिक में रिपीटेडली पढ़ते हैं इस चीज़ को. अगर वो चीज़ एग्रीकल्चरल, अगर उसका प्रिंसिपल बिजनेस जो है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हो, राइट, उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ऑपरेशन उसका हो परचेज और सेल ऑफ गुड्स, या रियल स्टेट में हो, इट कांट बी एन NBFC, राइट. रियल एस्टेट में हो या कंस्ट्रक्शन में हो, इवन वो माइनर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इट विल नॉट बी एन NBFC. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि NBFC के फीचर्स क्या हैं. एक तो हमने ये देखा कि इट कम्स अंडर दिस कंपनीज एक्ट, नॉट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कुछ फीचर्स लाइक दिस सेविंग डिपॉजिट्स, दिस डिमांड डिपॉजिट्स, नहीं रख सकता. NBFC अलाउड होता है ओनली फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट. वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता. दो बैंक ओपन कर सकते हैं, राइट. सेकंड, पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं होता. एक ये हमें ध्यान रखना है. दो बैंक्स आर द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. थर्ड, चेक्स NBFC इशू नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है. फोर्थ, DICGC, हमारा बैंक के अंदर 5 लाख तक का पैसा सिक्योर्ड होता है ना, बट NBFC का वो टर्म डिपॉजिट का पैसा इट्स नॉट सिक्योर्ड. 5 लाख का उसमें इंश्योरेंस का प्रोविजन नहीं होता है. फिफ्थ, बैंक को CRR SLR मेंटेन करना पड़ता है, बट NBFC को CRR मेंटेन नहीं करना पड़ता. FDI की बात करें तो NBFCs में 100% FDI अलाउड है. दो बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% एंड द प्राइवेट सेक्टर में इट इज 74%. एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि नॉट ऑल NBFCs आर रेगुलेटेड बाय RBI. ठीक है. RBI कुछ NBFCs को रेगुलेट करती है, लाइक P2P लैंडिंग आजकल बहुत न्यूज में है. P2P लैंडिंग वाली NBFC को, दिस क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनी को, द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को RBI रेगुलेट करता है. वी हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, वी हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस companies, and please remember this housing finance companies. ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी NBFCs को कौन रेगुलेट करता है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अर्लियर इट वाज विद NHB, अर्लियर इट वाज विद NHB में, नाउ RBI रेगुलेटिंग दिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. तो एक तो ये चीज हो गया. सेबी कुछ NBFCs को रेगुलेट करता है. योर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, लाइक VC फंड्स, राइट, like your merchant banking companies, your stock broking companies. प्लीज रिमेंबर कि IRDAI जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रिलेटेड NBFCs को वो रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस वाले. द की आइडिया इज, द अंडरलाइंग आइडिया इज, नॉट ऑल NBFCs आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वी हैव PFRDA, पेंशन से रिलेटेड चीज़ों को, पेंशन फंड है कोई तो उसको रेगुलेट करेगा PFRDA, नॉट द RBI.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रेगुलेट करता है ऐसी एनबीएफसीज जिनका बिजनेस ऑफ ऑपरेशन निधि कंपनीज, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करता है सेपरेटली दोज एनबीएफसी जिनका काम चिट फंड का है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड नॉट बाय अ सिंगल अथॉरिटी बट बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं उस स्केल बेस्ड रेगुलेशन का। दिस स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क, जिसके हिसाब से आरबीआई एनबीएफसीज को क्लासिफाई करता है इन द 4 कैटेगरीज, राइट। उसमें है एक है बेस लेयर, वी हैव बेस लेयर, इसको हम कहते हैं एनबीएफसी बीएल। इसके फीचर्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको हम सेपरेटली प्रीलिम्स के अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मिडल लेयर में वी हैव एनबीएफसी एमएल, राइट। थर्ड में हमने अभी अपर लेयर का देखा टाटा का, जिसको आरबीआई ने अभी रिसेंटली टैग किया इन द कैटेगरी ऑफ यूएल। देन वी हैव दिस टॉप लेयर। सो हमने इस एनबीएफसी के इशू को, एक छोटी सी न्यूज़ थी, इट वाज जस्ट अ स्मॉल न्यूज़ कि आरबीआई ने टैग कर दिया टाटा सन एनबीएफसी यूएल को, टाटा सन को इन द कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी यूएल। अब नाउ उस पर रेगुलेटरी कंप्लायंस बढ़ जाएगी, उसको लिस्ट होना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स। बट हम यहाँ नहीं रुके, हमने इस पूरी न्यूज़ को, जिसमें हमने एनबीएफसी एज अ टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर प्रीलिम्स पर्पस डिस्कस कर लिया। आपका स्टैटिक रिवाइज हो गया अबाउट द क्वालिफिकेशन, द कंपनीज एक्ट, एंड कौन कौन सी कंपनीज को एनबीएफसी को मैं कैटेगराइज नहीं कर सकते। हमने एनबीएफसी के फीचर्स देखे कि इसमें डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता, पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं हो सकता, एनबीएफसी चेक नहीं ले सकता, चेक नहीं इशू कर सकता, डीआईसीजीसी का पार्ट नहीं होता, ओनली टर्म डिपॉजिट्स और द फिक्स डिपॉजिट्स आर अलाउड इन द एनबीएफसीज, नॉट योर सेविंग इन करेंट अकाउंट। सीआरआर एनबीएफसी को कंप्लाई नहीं करना होता है, द एफडीआई 100% इज अलाउड। रेगुलेशन में हमने देखा कि नॉट अ सिंगल रेगुलेटरी एजेंसी एग्जिस्ट फॉर द एनबीएफसी, देयर आर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई रेगुलेट करता है फॉर P2P लेंडिंग, द इन्वेस्टमेंट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज, द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हमने ये भी देखा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अर्लियर इट वाज रेगुलेटेड बाय द एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाउ इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सेबी की हमने देखा अबाउट दिस VCs, द मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, द स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज, all of these are regulated by the SEBI, IRDAI, and then मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये रेगुलेट करता है निधि कंपनी को। स्टेट गवर्नमेंट का देखा कि चिट फंड्स, सो चिट फंड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट कर रहा है। फिर हमने ये देखा स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क, जिसमें एनबीएफसीज को हमने 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा है बिकॉज अपर लेयर का इशू था न्यूज़ में। देन हमने ये सारी चीज़ों को देखा एंड आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन कि किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को प्रीलिम्स से रिलेटेड पढ़ना है, बिकॉज न्यूज़पेपर इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, whether you are reading the Hindu, whether you are reading the Indian Express, and not only newspaper, these days the Press Information Bureau, please remember this, PIB से लगातार पिछले 2-3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके 2027 प्रीलिम्स में भी PIB से क्वेश्चन आएंगे। सो न्यूज़पेपर एंड PIB उसको अपने अल्टीमेट सोर्स बनाओ इंस्टेड ऑफ द क्विक फिक्सेस दैट वी आर डूइंग। वी आर फेलिंग प्रीलिम्स रिपीटेडली बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन दिस coaching compilations, monthly compilation, the yearly compilation. Please avoid these sources and read from the authentic material from which the UPSC keep asking the questions. Okay, so if you are liking this kind of discussion, please do subscribe to our channel and we will continue to bring such discussions in future. Okay.